साउंड टेक 7 एक्शन। आप लोग झूठ बहुत बोलते हैं बीजेपी वाले। ये मोदी जी ने, सुधांशु जी ने सारे प्रवक्ताओं को झूठ बोलना सिखा दिया है। वापस आते हैं। देखिए मुद्दा ये है कि वोट चोरी करते हैं। वोट चोरी से काम नहीं चलता है तो ये विधायक चोरी करते हैं। विधायक चोरी से भी काम नहीं चलता तो सांसद चोरी करते हैं, और सांसद चोरी से भी काम नहीं चलता तो पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रच देते हैं। यही हम कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र की हत्या करने में ये लोग किसी भी रूप से पीछे नहीं हट रहे। लेकिन जो लोग बीजेपी गए हैं, मैं शांतनु सेन और तमाम लोग जो जा रहे हैं उनको आगाह कर देना चाहता हूं। एक बार वो पंजाब वाले बिट्टू से पूछ लेना, 2 साल की राज्यसभा दी, पार कर दिया बाहर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जो गए हैं वहां पर, और जिन जिन पार्टियों ने इनका साथ दिया है, चाहे वो अकाली हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे वो जेडी हो, चाहे बीजेडी हो, बीजेपी ने एक को भी नहीं छोड़ा है। तो जो लोग आज टीएमसी से खुश होकर जा रहे हैं वो सोच के जाएं कि बीजेपी में जाके उनकी राजनीतिक हत्या तय है। बीजेपी छोड़ेगी नहीं एक को भी। ऐसा कौन सा प्रेम है इनको पुत्र मोह से, परिवार मोह से, कि ये पार्टी बर्बाद हो जाती है परंतु परिवार मोह नहीं जाता। सन सेट हो जाता है पार्टी का पर सनराइज के चक्कर से बचते नहीं है। और इसी चक्कर में सुप्रिया सुले की पार्टी टूटी, इसी चक्कर में आरजेडी डूबी, इसी चक्कर में कांग्रेस डूबी, इसी चक्कर में आज टीएमसी का ये हाल है भतीजे मोह में। सवाल तो ये है कि टैलेंट आप रिटेन नहीं कर पाते। मान्यवर, मैं भी कांग्रेस से निकला हूं। मैं पूछ रहा हूं कि ये एडीएमके के एमएलए तोड़े तमिलनाडु में तो चमत्कार, कांग्रेस ओपनली बोले कि टीएमसी के एमएलए मेरे पास आ जाओ तो चमत्कार, और बीजेपी बोल रही है साफ हमें कोई नहीं चाहिए। स्वपन दास गुप्ता क्या, श्रमिक भट्टाचार्य क्या, दोनों ने कहा कि हम किसी को नहीं ले रहे, फिर भी हम गुनेगार। ये डबल स्टैंडर्ड आज स्थापित हो गया नेशनल टीवी पे कि कांग्रेस कितनी बेशर्म है। आपकी औकात बता रहा हूं सर। ममता बनर्जी हमारी पार्टी से टूट कर गई है, टीएमसी हमारी पार्टी से बनी। उसके बाद संजय राउत जी का भी स्टेटमेंट आया, तमाम लोगों का स्टेटमेंट आया कि भाई आप लोग हमारे घर से गए थे, अगर वापस आना चाहते हैं तो आ जाइए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, ना ही जिस स्टैंड अधीर रंजन जी का है, और चाहे अभी आपने जो हमारे चेयरमैन साहब का स्टैंड दिखाया, हमारा ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। अगर टीएमसी अपने घर में कोई फैसला लेती है हम उस पर विचार करेंगे। मुझे नहीं लगता किसी भी रूप में कोई चीज गलत है। हमने उनकी पार्टी को तोड़ लिया हो, कुछ कर लिया हो, वो इंडिया गठबंधन में थी और इंडिया गठबंधन की बैठक में आई कल। वो जिस तरह से बीजेपी करती है कि सारे भ्रष्टाचारी हैं और फिर सारे भ्रष्टाचारी हमारे घर में आ जाते हैं। अरे भाई, सारे भ्रष्टाचारी तो कांग्रेस के जितने आरोप लगाए, ये शुभेंदु अधिकारी को इतना भ्रष्टाचारी बताया था, आप लोगों ने तो कैमरे पर रिलीज किया था। वो हेमंत बिश्व शर्मा की सीडी निकाल दी थी, और ये आम आदमी पार्टी वाले सारे भ्रष्टाचारी थे। ये सब दारू का पैसा लेकर गए और ये सारे भाजपा में चले गए। तो आप लोगों का चाल, चरित्र और चेहरा देश समझ चुका है। आप केवल पोलराइजेशन करते हैं। पोलराइजेशन करके नोटबंदी के पैसे से, पीएम केयर्स फंड के पैसे से इन विधायकों को तोड़फोड़ करते हैं, और अगर कोई लालच में नहीं आता तो ईडी सीबीआई भेज देते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। ये मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप तो मतलब जो फंड भी लेते हैं। 1998 में जब शरद पवार जी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाए तो हमने लालच दिया था, और अगर शरद पवार जी हमारे एजेंट थे तो आज इंडिया अलायंस में क्यों है? शर्म आनी चाहिए। जिस तरह से आज यहां पर एक ध्यान भटकाने के लिए रेड हुई है, पूरी तरह से ये ध्यान भटकाने के लिए रेड की गई है। क्या इलेक्शन कमीशन के पास सारा डाटा नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन से नहीं मांगे जा सकते किसके सिग्नेचर कैसे हैं? अब मुझे बताइए कि 20 की, 21 की, आप 25 की लिस्ट दे देते। आपने 21 की, 20 की जानबूझ के लिस्ट दी क्योंकि आपके पास 12-13 लोग थे, जो टीएमसी कह रही है। अब क्या कहेंगे बाद में कि साहब इसमें से जो है 2/3 टूट के हम आ गए। इसको कौन वेरीफाई करेगा? इन सब चीजों को वेरीफाई करने में 2 से 3 साल चले जाएंगे, क्योंकि सब इनके। आपने कहा पहले एक फैक्शन आया, फिर उसमें से 2/3 आ गया, तो जो 4 हैं वो अपनी अलग पार्टी बना लें। तो आपने पूरी तरह से वहां के लोकतंत्र की हत्या करने में कोई किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ी। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल में कहीं ना कहीं छोटी सी कमी भी है कि जिस तरह से वहां पर अब आप 2-2, 3-3 फैक्शन बना लेंगे। उन्होंने बोला कि भाई केसेस करप्शन के फाइल कर देते हैं, डरा देते हैं। ये किसने निकोबार में चोकोबार खाते हुए कहा था कि ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्ट है? राहुल गांधी। 15 साल से सबसे भ्रष्ट सरकार है, किसका स्टेटमेंट है? मिस्टर अधीर रंजन चौधरी। और आप लोग अधीर रंजन चौधरी का ये बयान दिखा रहे हो, अच्छी बात है, मैं आपको भेज देता हूं ये बयान, 4 जून का बयान है ये।
ये बयान में वो खुद बोल रहे हैं 60 एमएलए को ओपन ऑफर है, कांग्रेस ज्वाइन करो। ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। जिस तरह से आज काकोली घोष हो, शांतनु सेन हो, ये जब सब जो उद्गार निकाल रहे हैं, अरे भाई आप 1 महीने पहले इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। 2023 में आपके साथ धक्का हुआ जो आप बता रहे हैं, तो 2023 से और 24 चुनाव आया तो 24 में छोड़ देते आप, 24 में बीजेपी के साथ चले जाते आप। कहते कि ममता बनर्जी बहुत खराब है, 24 के भी 26 में आप आ गए, और 26 में भी जब गए जब ममता बनर्जी की पार्टी हार गई। वाह, अगर ममता बनर्जी की पार्टी जीत गई होती तो ये सारे के सारे फिर वही कह रहे होते कि ममता जी आपकी चप्पल बहुत अच्छी है, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल यंग दिख रही, आपका चश्मा बहुत सूट कर रहा है। यही सारे लोग बोलते। ये बीजेपी की पूरी कारस्तानी है। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वहां पर जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। हम ममता बनर्जी के खिलाफ थे, हमने चुनाव लड़ा, हम लोकतंत्र को बचाना चाहते थे। ठीक है। जो ममता बनर्जी की कमियां थी हम उसको आज भी कहने से नहीं पीछे चूकेंगे। ये कह रहे काकोली घोष दस्तीदार वाले पैनल को कि भाई आप लोग जो है रिजाइन कर देते, 24 में तो आप टीएमसी के नाम पर चुनाव जीते। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। आप तो मुझे बताइए कि आप लोग चुनाव जो है लेफ्ट के साथ मिलकर लड़े क्या केरलम में अभी? तो इंडिया अलायंस में क्यों इधर एक के साथ एक मिलकर बैठ गए इंडिया अलायंस में? और बंगाल में तो टीएमसी के खिलाफ 294 कैंडिडेट्स उतारे, तो इंडिया अलायंस में कैसे एक साथ बैठ गए? लेकिन एक सेकंड, कि बीजेपी वहां पर वेस्ट बंगाल में जीतने के बाद भी दूसरी पार्टियों को तोड़ने से बाज नहीं आ रही है। अरे भाई अब तो आप जीत गए, आपने जो वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करो। आप वेस्ट बंगाल को आपने क्या क्या वायदा किया उसको पूरे करो। वो बात अलग है कि राजस्थान में 400 में सिलेंडर नहीं मिल रहा, दिल्ली में महिलाओं को 1100 रुपए नहीं मिल रहे, 2500 रुपए नहीं मिल रहे। वो वायदे करते हैं, मोदी जी भूल जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज जो प्रकरण हो रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ की भी बात आपने की, अभी 2 एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है जिसमें एक विधायक 10 साल बाद बहाल हो गया है। एक दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय महाराष्ट्र के लिए सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी कि स्पीकर उस फाइल के ऊपर बैठ गए हैं। योग्यता और अयोग्यता जो है, आज हालत यह है कि सीआईडी भी इनकी है, सीएम भी इनके हैं, स्पीकर चाहे विधानसभा में हो और चाहे संसद में हो वो भी सब इनके हैं। सही बात है। जो ममता बनर्जी का रेसिडेंस वहां पे है, पर वो पार्टी हेडक्वार्टर है और वहां पे कोई रेड नहीं हो रही। प्लीज रिपोर्ट्स पढ़िए। वहां पर 3 बार नोटिस सर्व हुई। अभिषेक बैनर्जी हाईकोर्ट गए सिग्नेचर फोर्जरी के मामले में, उनको राहत नहीं मिली तो वो नोटिस सर्व करने गए। पर मैं पूछना चाहता हूं इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या लेना देना? वो तो लिस्ट दी गई साइन करके एलओपी बनाने के लिए स्पीकर को, पर उसमें फॉर्ज सिग्नेचर्स निकले जिसमें कि मुस्लिम एमएलएज ने कहा, बहारुल इस्लाम के साथ 60 एमएलएज ने कहा कि ये फॉर्ज सिग्नेचर्स है। इसमें इलेक्शन कमीशन कहां से आया? आप ही के चैनल पे मैंने सुना कि सिग्नेचर जो हैं उनकी जांच करने के लिए वहां गई है। मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास हर फॉर्म में सिग्नेचर है, हर कैंडिडेट के सिग्नेचर हैं, फोटो हैं, सब कुछ है। तो इलेक्शन कमीशन से सारा डाटा ले लेते। वहां उनका घर तो है नहीं विधायकों का कि उनके सिग्नेचर वो लेने गए, और ना ही बैंक है कि बैंक से जाकर वो सर्टिफाइड कॉपी लाएंगे कि भाई वो अपने चेकबुक पे कैसे सिग्नेचर कार्यालय है। तो मुझे लगता है कि ये केवल इंडिया गठबंधन की कल जो अच्छी बैठक हुई थी तो पार्टी कार्यालय में क्या सिग्नेचर लेने गए हैं वो? हमको नहीं पता। कमाल कर रहे हैं यार आप। इलेक्शन कमीशन के पास है ऑफिशियल सिग्नेचर, बैंक अकाउंट है, बैंक से डाटा डॉक्यूमेंट वही है यार। चलो तो ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों होता है को। क्या फैक्ट्स का? कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है? क्या बात करते हो यार? इलेक्शन कमीशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही नॉमिनेशन भरता है। वही तो देख आपको पता नहीं है कुछ भी। ये मोदी जी की तरह सबको अरे भाई एलओपी छोड़िए ना भाई। इलेक्शन कमीशन के पास 3 सेट ओरिजिनल जमा होते हैं, 3 सेट ओरिजिनल जमा होते हैं, फोटोकॉपी जमा नहीं होती। शांत रही। तमिलनाडु में बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। एआईडीएमके के साथ ये लोग पूरी तरह से थे और उधर से डीएमके में भी सेंध लगनी शुरू हो गई थी। तो हमारा फर्ज था कि वहां तमिलनाडु में हम एक स्टेबल गवर्नमेंट दें, और हमने वही किया। और हमारा कोई बहुत रोल भी नहीं था, हमारे मात्र 5 विधायक थे वहां पर। अगर हमारे मन में कोई चीज़ डीएमके को छोड़ने की पहले से होती तो हमारी तो स्टेट यूनिट में से भी बहुत लोगों ने कहा था कि हमें टीवीके के साथ जाना चाहिए, लेकिन हमने बुरे समय पे या चुनाव के समय पे उनका साथ नहीं छोड़ा। डीएमके अगर सरकार बनाने की पोजीशन में होती और हमने साथ छोड़ा होता तब ये सारे आरोप हमारे ऊपर ठीक थे कि जो सत्ता की हवस है बीजेपी की सत्ता की हवस की वजह से अकालियों के टुकड़े हो गए,
शिवसेना के टुकड़े हो गए। जेडीयू किस हालत में है पूरा देश जानता है। बीजेडी वाले भी रो रहे हैं। ठीक है, केजरीवाल जी ने सरेंडर कर दिया उनके सामने, उनके केस वे सुलझे हुए हैं, तो उन्होंने अपने शायद 7 MP जो हैं, मुझे तो लगता है कहीं डील का पैकेज के हिस्सा तो नहीं थे, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ वो सब देश पूरा देख ही रहा है। चीटिंग करता है तो अंजना जी, हमने तमिलनाडु की ओर 1 मिनट के लिए दिशा की थी। वहां पे इन्होंने क्या बोला कि हॉर्स ट्रेडिंग हम करने वाले थे। हमारा एक विधायक है तमिलनाडु में, 1 सिंगल, क्या हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले थे वहां पे 1 विधायक से? और हॉर्स ट्रेडिंग करते तो क्या डीएम के साथ में थी उसके साथ? क्या बात करते, क्योंकि एडीएम के तो हमारे साथ है। वहां पे एडीएम के का नंगा नाच हो रहा है वहां पे उनको तोड़ने का। एक डिबेट नेशनल टीवी पे नहीं है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या बोलते हैं, मेरा लिया हुआ विधायक चमत्कार, और कोई और पार्टी अपनी छोड़ के जाए तो वो गुनेगा। अच्छा बात नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा।